नमस्कार। सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। क्या आप किसी ऐसी चीज की कल्पना कर सकते हैं जिसकी कीमत आज से 12 साल पहले जीरो थी, फिर इसकी कीमत 55 लाख रुपए से अधिक हो गई और फिर गिरते चढ़ते आज 14 लाख रुपए के आसपास है। लेकिन इसे अब आप बेच पाएंगे या नहीं, ये बड़ा प्रश्न भी खड़ा हो चुका है। ये वो चीज है जिसे खरीद कर कुछ लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए, तो ज्यादातर लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लुटा दी। बिटकॉइन का नाम आपके लिए नया बिल्कुल नहीं होगा। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और पिछले कुछ सालों में घर बैठे कमाई के साधन के रूप में इसने काफी लोकप्रियता हासिल की है। ये बात अलग है कि इसमें पैसे लगाकर कमाई कम लोगों ने की और लुटाई ज्यादातर लोगों ने की। बिटकॉइन की तरह ही कई छोटी बड़ी 2000 क्रिप्टो करेंसीज बाजार में उपलब्ध हैं। तो पहले जान लेते हैं कि यह करेंसी आखिर है क्या। क्रिप्टो एक ऐसी मुद्रा जो दिखती नहीं है, पर इसे देखना हर कोई चाहता है। एक ऐसी मुद्रा जिसे आप अपने बटुए में नहीं रख सकते, लेकिन इसके होने के एहसास से आपके बटुए का वजन हमेशा भारी लगेगा। ये वो करेंसी जिसके बारे में सुना सबने है, पर समझा शायद बहुत कम लोगों ने है। वो करेंसी जो पल में आपको करोड़पति बना देती है और फिर अगले ही पल आपके लिए पलछिन हो जाती है। जी हाँ, ये करेंसी सपनों की वो सौदागर है जो आप में अमीर होने का ऐसा एहसास कराएगी कि आप घर गाड़ी ही नहीं, बल्कि हवाई जहाज, यहां तक कि किसी देश, किसी आइलैंड को खरीदने का मन बनाने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे सपनों की जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। हकीकत ये कि क्रिप्टो के सहारे अमीर बनने की जुगत में लगे करोड़ों लोग अब अपने ख्वाबों की मखमली कालीन पर कंगाली का पैबंद लगाने को मजबूर हो गए हैं। एक पूरे का पूरा क्रिप्टो एक्सचेंज दिवालिया हो गया है। दूसरे एक्सचेंजों पर भी इसका असर पड़ा है। कीमतें औंधे मुंह गिर चुकी हैं। क्रिप्टो से कायाकल्प करने वाले लोग कयामत के शिकार हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। स्वागत करता हूं आपका अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में प्रोफेसर हैं और इनका रिसर्च है डिजिटल करेंसी पे। इन्होंने पेपर पब्लिश किया है जिसका भारत सरकार और आरबीआई ने भी फ़ायदा उठाया है। हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं सुरभि पांडे। सुरभि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर हैं। स्वागत करता हूं आपका सुरभि। और सुरभि जी का जो काम है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे है, डेटा सिक्योरिटी पे है, डेटा एनालिटिक्स पे है। तो पहला सवाल आपसे ही हम करना चाहेंगे सुरभि कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी का मायाजाल क्या है, तकनीकी तौर पर ये क्या है, इसे कैसे खरीदते हैं, क्या है पूरा कारोबार? हर्ष जी, आपने क्वेश्चन पूछा है क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी करेंसी तो हम सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, बट एक क्रिप्टो इसमें शब्द और जुड़ गया है जो टेक्निकल भी आप कह सकते हैं। क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ। तो वो करेंसी जो एक इंटरनेट के माध्यम से छुपी हुई है, जिसे हर कोई देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा, क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। और ये किस टेक्नोलॉजी पे बनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो करेंसी जिसमें हम यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफी और इंटरनेट के माध्यम से इसे हम बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके नीचे छुपा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, डीएलटी के नाम से ये जाना जाता है। इस टेक्नोलॉजी को हम कई तरीके से यूज़ करते हैं और 2009 में सतोशी नाकामोटो ने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बिटकॉइन यानी कि पहली डिजिटल करेंसी बनाई 2009 में, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? चेन ऑफ ब्लॉक्स, और इस ब्लॉक में हमारे सारे टोकन्स की डिटेल रहती है, एक एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू रहती है और इस हैश वैल्यू को हम एनक्रिप्ट करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो ब्लॉकचेन पे हम विस्तार से बात करेंगे। एक आपने बताया कि क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये क्रिप्टो है, एनक्रिप्टेड है, छुपा हुआ है। क्या बड़ी बातें हैं क्रिप्टो की, हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से देखना चाहेंगे। आपने बताया कि साल 2008 में क्रिप्टो के आइडिया को लेकर
इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश हुआ था और नाकामोतो के नाम से पब्लिश हुआ। ये व्यक्ति हैं, संस्थान हैं, कौन हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। एक ऐसी करेंसी की बात कही गई जिस करेंसी में लेन देन में कोई तीसरा पक्ष नहीं हो और क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी वित्तीय संस्थान का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रिप्टो भारत में लीगल टेंडर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के मूल्य जो हैं वो घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। किसी भी देश की क्रिप्टो करेंसी पर उस देश के सेंट्रल बैंक का नियंत्रण होता है, नियंत्रण नहीं होता है। किसी भी देश की करेंसी पर होता है लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर नियंत्रण नहीं होता है। सेंट्रल बैंक जो मुद्रा जारी करता है उसमें धारक को आप देखेंगे कि एक वचन देता है कि हम इतने देने का आपको वचन देते हैं। बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है और इसी तरीके की हमने बताया कि 2000 से ज़्यादा करेंसीज हैं, लेकिन सबसे बड़ा बिटकॉइन है। लगभग 65% इसकी भागीदारी है। अमेरिका और तुर्की के बाद भारत में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो ऐप डाउनलोड हुए हैं और एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 3 करोड़ क्रिप्टो ऐप डाउनलोड हुए हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोगों ने इसकी खरीद बिक्री की है। आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं है उपलब्ध, लेकिन जो अनुमान लगाती हैं कंपनियां इसके लेन देन के आधार पर, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि भारत से भी बहुत लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। शायद कुछ ने कमाया है, ज़्यादातर ने डुबाया है। एक अनुमान के मुताबिक जितने लोगों ने क्रिप्टो में पैसे लगाए 73% लोगों ने अपने पैसे डुबोए हैं। अमन, आपसे हम बात करेंगे कि डिजिटल करेंसी, सुरभि ने बताया कि डिजिटल करेंसी है, लेकिन डिजिटल करेंसी तो सीबीडीसी भी जारी कर रहा है जो एक लीगल टेंडर है। ये लीगल टेंडर तो नहीं है, क्या है? पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये मुद्रा नहीं है, ये एसेट भी हो सकता ये है। एसेट की तरीके से या क्रिप्टो प्रोडक्ट हम जिसे कहते हैं उस टाइप की चीज़ है। जैसे कसिनो के अंदर आप दिखाते हैं पिक्चरों में कि छोटी छोटी चिप्स होती हैं, ऐसे ही ये एक इनविजिबल टाइप चिप है जो एक किसी इंसान ने बनाई, चाहे वो माइनिंग के थ्रू बनाई या पैदा करी, और उसको आदमी खरीद रहा है, बेच रहा है। जैसे वो आपने पेपर का जिक्र किया, जैसे वो इनविजिबल है इंसान, वो इंसान है, संस्था है, कौन है, किसी को आज तक नहीं पता चल पाया है। जबकि उनका कहा जाता है कि वो जापान से हैं, जहाँ पे नागरिकता का रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे जापान हो, वहाँ पे भी उनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, या ये ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ नहीं पता है। इसी तरीके से ये क्रिप्टो भी बड़ी ही अचंभित है, इसका कुछ नहीं पता है क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम मुद्रा क्यों नहीं कहते हैं। पहली बात ये है कि मुद्रा को, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आरबीआई कहता है या फेडरल रिजर्व बैंक कहता है या कोई भी सेंट्रल बैंक किसी देश का कहता है कि मैं इतना पैसा देने का वचन देता हूँ, और उसके पीछे जो कोई मुद्रा होती है, जैसे आप नोट लिखाएंगे तो उसमें मुद्रा जो होती है उसके पीछे जो पूरे देश की एसेट्स होती हैं, चाहे वो पब्लिकली हेल्ड हो या प्राइवेटली, मतलब या सरकार के पास हो या आप या मेरे पास जैसे एक इंसान है उसके पास हो, वो उस करेंसी को, जब हम करेंसी कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, उसको बैक करती हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्रिप्टो जिसे हम कहते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कोई भी इस टाइप के 2000 आपने कहे और भी बहुत सारे हैं, कोई भी चीज इनको बैक नहीं कर रही है। और कल को कुछ हो जाए, भगवान ना करे, तो रुपए के लिए या डॉलर के लिए हम उस देश में जा सकते हैं, उस कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए कौन सी कोर्ट में जाएंगे? बिकॉज इसका ये नहीं पता कि इसका सर्वर कहाँ है, इसको मैनेज करने वाला कहाँ है, इसका लेजर कहाँ। जरूर ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, वो बिल्कुल अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट जहाँ तक इसका सर्वर है, लेजर है, रिकॉर्डिंग है, इसका कौन ओनर है, किसने स्टैब्लिश करी, कुछ नहीं पता। अभी 3 महीने पहले एक एक्सचेंज में पूरी करेंसी गायब हो गई, अगले दिन सारी वो करेंसी वापस आ गई। कहाँ पे गायब हुई, कहाँ पे वापस? जब उस एक्सचेंज से पूछा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो माइनिंग करके आई तो दोबारा माइनिंग कैसे हो गई, और अगर माइनिंग करके नहीं आई तो आपने जब पहले बनाई थी तो अब कैसे बन गई? तो इन हिंदुस्तानियों को ये समझना जरूरी है। जो हमने काम किया 15 से 17 के बीच में, अरुण जेटली जी ने अपने बजट में, मतलब वित्त मंत्री अपने बजट में लिख रहा है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। फिर उसके बाद आरबीआई गवर्नर हो, डिप्टी गवर्नर्स हो, निर्मला सीतारमन जी हो, वित्त मंत्री हो, वो बार बार कह रही हैं कि इसमें आप निवेश नहीं करिए, इसको हम कोई लीगल एंटिटी भारत सरकार की तरफ से नहीं दे रहे हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है। जब इतने सारे लोग, और मंत्रालय ने भी कहा, एक कमेटी भी गठन की गई जब हमारा पेपर पब्लिश हुआ 17 में, उसके बाद कमेटी गठी गई, आरबीआई ने भी की, मिनिस्ट्री ने भी की, उसने भी कमेटी ने रिकमेंडेशन की, इसका कोई गठन नहीं। और फिर निर्मला सीतारमन जी ने एक फॉर्मल अनाउंसमेंट किया
कि डिजिटल करेंसी CBDC के नाम से, डिजिटल रुपी के नाम से हम लॉन्च करेंगे जो डिफरेंट होगी और उसके लिए माइनिंग की जरूरत नहीं है। यही चीज फेड ने भी पहली बार लास्ट ईयर, फेड ने क्रिप्टो प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा चलते हैं अमेरिका में और जापान में, उनको मना किया और उनको भी कहा कि हम भी अपनी डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं। तो इसलिए ये देखना जरूरी है कि लोग सोचते हैं कि अमेरिका कर रहा है, अमेरिका नहीं कर रहा है जी। लेकिन अमन, आपने जो बताया कि CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, हमारे पास मैं ये दिखाना चाहूँगा, जैसे ये भारत का INR है, 200 रुपये का नोट है, और अगर हम इसमें पढ़ रहे हैं जो बात आप कह रहे थे कि मैं धारक को 200 रुपये देने का वचन देता हूं, और इसमें RBI गवर्नर के दस्तखत हैं। इसी तरीके से ये $20 है, और इसे यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसने जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है कि इसकी कीमत $20 है, और इस पे वहाँ की वित्त मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो हैं उनके दस्तखत हैं। यानी इन नोटों की जो कीमत है वो उतनी रहेगी, जिसके पास ये रहेगा उसकी कीमत इतनी रहेगी। लेकिन सुरभि, आप जैसा आपका रिसर्च है इस पे, ज़ीरो कीमत पे शुरू हुई बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन बोलिए या इथेरियम बोलिए या इस तरीके के जितने भी हैं, ज़ीरो पे इनकी कीमत बढ़ती गई। शायद ये केवल डिमांड ड्रिवन था, क्योंकि इनकी मांग बढ़ती गई और आपने खरीदा, आपने फिर बेचा, हमने खरीदा, खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये तो लिमिटेड नंबर में ही, जहाँ तक मैंने पढ़ा है 21 मिलियन बिटकॉइंस जारी किए गए, उनकी संख्या उतनी ही है, और आपस में ही खरीद बिक्री से उसकी कीमत बढ़ती गई। यानी कि ये एक बबल तो है ही। मैं इस बात को वहीं से उठाऊंगी जहां हमने ये कहा था कि ये डिसेंट्रलाइज है। तो 2008 में जब एक रिसेशन आया तो हम कुछ ऐसा ही खोज रहे थे कि हमारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको कैसे कम करें, और एक डिसेंट्रलाइज मनी की तरफ हम जाना चाह रहे थे और कुछ ऐसा खोज रहे थे। और सडनली हमारे सामने ये एक डिजिटल करेंसी आती है जिसे हम कहते हैं डिजिटल एसेट। जैसे आपने कहा कि ये करेंसी नहीं, ये डिजिटल एसेट है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। अब इसका बेनिफिट देखिए लोगों को कहाँ दिखने लगा, ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं कर रहा है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, यानी कि मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा मेरे पास, हम आपस में एक दूसरे को लेन देन कर सकते थे। अब बीच का इसमें कोई मिडलमैन नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई रेगुलेटरी नहीं है, तो यहाँ पे टैक्स से लेके बाकी चीज़ें भी हट जाती हैं। और जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट हुआ कि 0 से 2 रुपये, जिसने 10 से 12 साल पहले एक बिटकॉइन 3 से 4 रुपये में महज खरीदा था, आज उसकी कीमत देखिए कितनी हो गई है। तो जहाँ पे जिसको लगता है कि मेरी मनी इतनी 10 फोल्ड्स, सो मेनी फोल्ड्स, यदि इतनी इंक्रीज हो रही है, इसे कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्यों ना निवेश किया जाए। तो कहीं यही एक पॉइंट बन के आया, जैसे हम कहते हैं कि ये करेंसी जो आपने दिखाई ये रेगुलेट होती है, बट ये रेगुलेट नहीं हो रही। जी, यही तो है। हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से फिर देखना चाहेंगे, फ़ायदे और नुकसान पर हम देखना चाहेंगे कि ये जो क्रिप्टो के क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। जैसा सुरभि ने बताया कि ये बैंक जैसा कोई इसमें थर्ड पार्टी नहीं है, उसके बिना पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। सर्विस फीस इसमें नहीं होती है, ना के बराबर होती है। शायद जो माइनर्स होते हैं उनको कुछ गया तो गया, आप वहाँ पैसे बचाते हैं। लेकिन नुकसान देखिए, अगर गलती से पैसे कहीं ट्रांसफ़र हो गए तो वो आपको वापस नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो पैसे किसको गए आप जीवन भर पता नहीं लगा पाएंगे। पहचान सार्वजनिक नहीं है, किसी की पहचान सार्वजनिक नहीं है। किससे आप ख़रीद रहे हैं, केवल कोडिंग के माध्यम से आप उसे जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति है या कौन है या कहाँ का रहने वाला है। एक्सचेंज के पैसे अगर डूब गए तो आप भी गए। और इसी तरह का जो उदाहरण है, अभी जिस वजह से हम आज अपने प्रोग्राम में इसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ का सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक था FTX। हफ्ते 2 हफ्ते पहले वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया, डूब गया, लोगों के पैसे डूब गए और उसके CEO, उसके मालिक ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। FTX के बारे में विस्तार से आप बताएं। जिस तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट एक्सचेंज होता है, जिसे गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है, इसी तरीके से क्रिप्टो यानी कि डिजिटल करेंसी में भी एक्सचेंज होता है। FTX और बिनेंस नाम की एक कंपनी सबसे बड़ी एक्सचेंज कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की। जैसे आपने कहा कि FTX का भी अपना एक टोकन है, एक उसका भी टोकन था FTT जिसे हम कहते हैं, वो भी सडनली क्रैश हुआ। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई FTX के साथ, और बिनेंस नाम की कंपनी जो कि उसे लेना चाहती थी, सडनली वो स्टेप आउट कर लेती है। अब FTX की जहाँ लिक्विडिटी इशू है,
बैंकरप्सी $0 बिलियन में 16 to 0 आ जाता है, तो जितने लोगों ने निवेश कर रखा है वो भी वहाँ से निकलने लगे। बिल्कुल। तो ये एक माहौल बना देता है कि क्या ये सेकंड रिसेशन है क्रिप्टो में, जैसे हमने 2008 में देखा। आज 2022 में ये क्रिप्टो वर्ल्ड में, क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में, क्या ये एक नया रिसेशन है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो क्रैश। सो क्रिप्टो क्रैश का एक तो ये भी इशू है कि जहां FTX की बैंकरप्सी हो रही है, बिनांस उसे लेना नहीं चाह रहा है और उसका खुद का कॉइन भी नीचे जा रहा है, लिक्विडिटी इशू है, तो कैसे लोग ट्रस्ट करें। और मुझे लगता है कि बिनांस जिसकी आप बात कर रही हैं सुरभि, उसने काफ़ी होशियारी की। बिल्कुल। पहले तो उन्होंने कहा कि हम इसको खरीदने वाले हैं, तो FTT के दाम थोड़े से बढ़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने विड्रॉ किया तो उसके दाम गिर गए। बिल्कुल। और यही होता है कि $50 पर FTT, शायद $80 पर FTT चल रहा था, आज उसकी कीमत $2 है। इसीलिए अमन लगातार कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना तो दूर, उसकी तरफ देखें भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग इस बात को लेकर अमन कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट, वो भी डिजिटलाइज्ड है, ये भी डिजिटल मुद्रा आ रही है, भारत में आ रही है डिजिटल मुद्रा। इन दोनों के बीच का फर्क अगर एक आम आदमी को समझाना चाहे, हम कैसे समझाएंगे? बहुत ज़्यादा, रात दिन का जैसे अंतर होता है ऐसे अंतर है। पहली चीज़ तो ये समझिए, कोई एसेट होती है, ये पानी आप रखा है, पानी जो है जापान में एक बोतल बनती है पानी की, एक जर्मनी में बनती है 1-1 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख डॉलर का होता है। पानी बहुत महंगा आता है, पर पानी कहाँ से निकला, ये एसेट है, इसको बेच के चीज़ें आदमी खरीद सकता है। ये जो प्रोडक्ट है, इसको कहते तो हैं एसेट, क्रिप्टो भी कहते हैं, पर ना ही ये इसकी एसेट की क्वालिटीज़ है ना कुछ है। जब हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कह रहे हैं, तो पहली बात तो हम ये जो माइनिंग होती है, हमने अपने रिसर्च में भी कहा और वैसे भी कहा कि जो माइनिंग होती है उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले पत्थर के सिक्के थे, फिर गोल्ड के सिक्के हुए, फिर अब पेपर के सिक्के हैं, इसी तरीके से हम एक फॉर्म चेंज कर रहे हैं उसका डिजिटल फॉर्म में। ज़्यादातर आप देखें बैंक में ट्रांजैक्शंस होती हैं, रुपया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, आपको मिलता है सैलरी, मेरे को मिलता है सैलरी, वो पैसा आता है, कोई हम देखते तो नहीं है रुपया कहीं पे भी, पर उसमें फ़र्क ये है कि एक इंटरमीडियरी बीच में आता है जी। डिजिटल करेंसी जब हम बात करते हैं, जैसे ये क्रिप्टो चल रहा है, मेरी वॉलेट से, वर्चुअल वॉलेट से आपकी वर्चुअल वॉलेट में एकदम से जाएगा सीधा, उसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं आएगी। फ़र्क एक कैश में जो ट्रांजैक्शन होती है या इसमें है, इसमें डिजिटल इम्प्रिंट्स बनेंगे, तो ट्रैकिंग कभी भी करनी हो किसी भी सरकार को, वो की जा सकती है। कैश के अंदर वो ट्रैकिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो इलीगल हम कहते हैं फोरफिटिंग होती है करेंसी की, कि नकली रुपया आ गया या नकली डॉलर आ गया, वो नकली डॉलर नकली रुपया नहीं आ सकता, बिकॉज RBI के पास डेली मिनट टू मिनट ट्रांजैक्शन का रहेगा इंफॉर्मेशन कि इतना पैसा यहाँ पे है, इतना बाहर है, इतना अंदर। और जैसे रुपया जब डिमोनेटाइजेशन किया गया तो कर रहे थे, पर यह नहीं पता चल पा रहा था कितना अभी भी पैसा बाहर है। हाँ, वो चीज खत्म हो जाएगी। क्रिप्टो के अंदर जैसे आपने भी बताया, एक्सचेंज खत्म हो गया। अरे भाई, कौन लोग थे, कौन लोग मरे, किसका पैसा था, किसका पैसा नहीं था, वो आदमी CEO जरूर कह रहा था, पर उसका वो एक्सचेंज कहाँ था, ये सबसे बड़ी दुविधा है। यहाँ पे अगर भारत सरकार डिजिटल करेंसी दे रहा है तो भारत सरकार की डिजिटल है, फेडरल रिजर्व बैंक दे रहा है तो फेडरल रिजर्व बैंक की है। डिजिटल करेंसी भारत सरकार यानी CBDC जारी करेगा, उस पे नंबर्स होंगे, वो धारक को उतना देने का वचन देगा। फर्क सिर्फ इतना होगा शायद अमन, कि ये फिजिकल करेंसी है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो डिजिटल करेंसी होगी, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो सेंट्रल डिजिटल मनी की, जिसकी सबकी आंखें उस पे हैं जी, उसको सेंट्रलाइज भी किया जाएगा और क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है। सर, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब पैसा मेरा यहाँ से वहाँ उस खाते में जाता है और जब बैंक इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो मैं किसी के पास जा भी सकती हूँ पूछने के लिए कि मेरा ये पैसा यहाँ गया कि नहीं। लेकिन क्रिप्टो की जब मैं बात करूँ, एक नंबर, एक ID भी गलत प्रिंट हो गया तो मेरा पैसा तो वो कहाँ गया कुछ नहीं पता, मैं ट्रेस ही नहीं कर सकती, मैं ट्रेस ही नहीं कर सकती। लेकिन आपने रिसर्च किया है, ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे थे, एक ग्राफिक्स के माध्यम से फिर हम देखना चाहेंगे कि आखिर क्रिप्टो क्यों डूबा, FTX क्यों क्रैश हो गया, ये हम देखना चाहेंगे। जैसा हमने बताया कि क्रिप्टो एक निश्चित मात्रा में ही जारी की जाती है और क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य होता है वो मांग आधारित होता है। आपस की ही खरीद बिक्री से इसके मूल्य बढ़ते हैं। इसमें कहीं कोई ये नहीं होता कि एक्सपेंशन हो रहा है, कोई कंपनी है, आपस में जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना इसकी कीमत बढ़ेगी। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने क्रिप्टो को लेकर एक पेपर पब्लिश किया है और इस पेपर के हिसाब से 73% लोगों के पैसे इसमें डूबे हैं। क्रिप्टो में किसी का जो नुकसान होता है वही नुकसान दूसरे का फायदा होता है।
और जैसे जैसे क्रिप्टो की कीमतें बढ़ीं, छोटे निवेशक लालच में आए और उन्होंने पैसे लगाना शुरू किया, और ये वही वक्त था जब बड़े निवेशकों ने अपने पैसे क्रिप्टो बेचने शुरू कर दिए और धड़ाम हो गया क्रिप्टो एक्सचेंज। लेकिन अब इसमें जो सवाल आ रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पे ये काम होता है, ये बहुत ही फूल प्रूफ सिस्टम है, इसमें कहीं सेंध नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन कुछ चर्चाएं अब ऐसी भी हो रही हैं कि कुछ फेक अकाउंट्स थे और ब्लॉकचेन में भी कहीं ना कहीं सेंध लगी है। फिर जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मैंने आपको दिया वो हर्ष जी के पास गया, वो अमन जी के पास गया, और हम तीनों आपस में देख सकते हैं। उसमें आपने क्रिप्टोग्राफी यानी कि एनक्रिप्शन उसमें डाल दिया हैश एल्गोरिथम के साथ, एक एक ब्लॉक में, यानी कि हर ब्लॉक एनक्रिप्टेड है और हम एक दूसरे तीसरे सब आपस में ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन आपको ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी देता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक तो इसका बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे हम वर्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और जो भी जनता हमारी रिटर्न और रिस्क में ज़्यादा बिलीव करती है वो आज भी इन्वेस्ट कर रही है। खास बात तो ये है कि लोग आज भी जानना चाहते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कैसे की जाए। शायद ये भी हो सकता है कि लगातार ऐप्स भी डाउनलोड हो रहे हैं सर, और शायद मेरे पड़ोसी को मालूम नहीं है कि ये ट्रेडिंग होती कैसी है, किस वेबसाइट से होती है, लेकिन बिटकॉइन में वो आज भी निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और हमें जानना चाहिए कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो हमें ये प्रोवाइड कर रही हैं। वाजीरेक्स से लेके बहुत सारी कंपनियां हैं, और क्या हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक मामूली सा एक ईमेल आईडी और कुछ पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेसिस में मोबाइल ऐप के थ्रू हम इसमें इंटीग्रेट कर लेते हैं, आ जाते हैं, और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि हम एक्सचेंज करना चाहते हैं या पीयर टू पीयर टोकन्स में जाना चाहते हैं, किस सर्विस को लेना चाहते हैं। एक इंसान को सडनली ये लगता है कि शायद मेरे पैसे 1 रुपए से ज़्यादा हो गए। और सुरभि, अमन, सरकार और आरबीआई बार बार इस बारे में लोगों को आगाह करती रही है कि भाई इसमें जाना कहीं भी खतरे से खाली नहीं है। तो कुल मिलाकर आप दोनों के साथ बातचीत में जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि क्रिप्टो खतरनाक है, इसमें जाना आपके जो फाइनेंशियल सेहत है उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, एक बात और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे जी, बताएं कि आज आप देख रहे हैं कि हमने अभी देखा कि अटैक हो रहे हैं साइबर क्राइम के, रैंसमवेयर अटैक या मनी लॉन्ड्रिंग देख लें, या ऐसी सभी जगहों पे हम क्रिप्टो को ही यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी को। क्यों? क्योंकि कोई इसमें लीगल टेंडर नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, कोई देख नहीं सकता। तो इस करेंसी को हम मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। तो ये इसका एक और पहलू है जानने के लिए। तो इसका अमन से हम जानना चाहेंगे कि क्या भविष्य क्या देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में और भी देश हैं और भी सरकारें हैं, वो भी इसके प्रति सतर्क हो रही हैं, आगाह कर रही हैं लोगों को, फिर भी इसकी ट्रेडिंग हो रही है, टैक्स भी अब लोग दे रहे हैं इस पे। सरकार ने भी कहा कि भाई टैक्स दीजिए 30% के स्लैब में। तो क्या भविष्य क्या देखते हैं, ब्रीफ? देखिए, मेरे विचार में तो हिंदुस्तान और काफ़ी सारे लाइक माइंडेड देश, इवन अमेरिका जैसा देश, अब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाइना ने अपनी करेंसी लॉन्च करने की बात करी, अमेरिका ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात करी, भारत कर ही रहा है। एक पेट्रो डॉलर लॉन्च करने की बात हुई थी, वेनेजुएला ने करने की कोशिश की थी, पर वो फेल हो गया बिकॉज के पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं थे। तो देखिए, पहली बात तो जो थोड़ा बहुत तो चलेगा, कोई इस हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कोई चीज़ आती है तो गायब तो नहीं होती, वो चलती रहती है। बट किस लेवल पे चलेगा और उसको लीगल माना जाएगा, एक बार डिजिटल करेंसी जो आ जाएगी हिंदुस्तान की, फिर आप देखेंगे लोगों का रुझान चेंज होगा। पर ये ट्रेडिंग में नहीं आएगी, बिकॉज रुपया अगर एक है तो एक ही रहेगा, अगर 100 रुपया है तो 100 ही रहेगा, 100 का 1 लाख नहीं बन सकता, नहीं वो बन सकता। ट्रेडिंग नहीं करते हैं उसकी। दूसरी बात, अभी जो मेरी मित्र कह रही थी, देखिए डिसेंट्रलाइज ये भी होगा जब डिजिटल रुपया आएगा। मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पता है कितना डिजिटल करेंसी मार्केट में है, अभी ये नहीं पता रुपया में कितना रुपया बाहर मार्केट में है जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया। यहाँ पे पर जो मूवमेंट है, जब मैं आपको डिजिटल फॉर्म में करेंसी दे रहा हूँ या आप सुरभि जी को दे रहे हैं, सुरभि जी कैमरामैन को दे रही हैं, वो आरबीआई को नहीं ट्रेस कर सकती है, पर उनको पता नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं ले रही हैं उसका। पर वो डिजिटल ट्रैकिंग की जा सकती है, कभी भी ट्रैक, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं आजकल ट्रैक हो जाते हैं, आप जितनी बातचीत कर रहे हैं मेरे को लोगों, वो ट्रैक हो सकता है, पर करते नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब वक्त कम है, सम अप भी करना होगा, सबसे बड़ी बात है कि उसमें फिर भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा। सही बात है। यहाँ पे डिजिटल रुपए में नहीं होगा जी। यहाँ पे एक, जैसे हम 100 रुपया कैश में देते हैं, ऐसे ही 100 रुपया में आपको एक डिजिटल से दूसरे वॉलेट में दूंगा। 100 रुपए की कीमत 100 ही रुपए रहेगी। बिल्कुल, उसमें ये बहुत जरूरी है। वो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। आप संक्षेप में बताएं क्या भविष्य देखती हैं आप? मैं ये देखती हूँ सर कि हर्ष जी और मेरे मित्र से मैं यही कहना चाहूँगी
कि एक हाइप सा बना हुआ है, मेरे पैसे डबल हो जा रहे हैं। जो रिस्क ले सकते हैं, जिन्हें रिटर्न की ज़्यादा चिंता नहीं है, वो आज भी इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यदि मैं देखूं कि ये किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है और किस तरीके से ये FTX का एक क्रिप्टो एक्सचेंज का जो हमने बैंक्रप्सी देखा, एक आई ओपनिंग है कि क्या मुझे क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाना चाहिए। ये हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है कि हमें क्या जाना चाहिए, क्योंकि यही करेंसी मिसयूज़ भी हो रही है। और क्यों, जब भारत सरकार भी लेके आ रही है डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी और इस वॉलेट को हम जानना चाहते हैं जी, तो हम उसे भी इसका भविष्य एक और भी है जो हम देख रहे हैं। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये कई देशों का एक आपसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर एक संगठन है, और इसने कहा है कि क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी CARF अगर बनाया जाए तो इससे क्रिप्टो के भी लेन देन में पारदर्शिता आ सकती है। दुनिया में कई देशों की सरकारें क्रिप्टो पर नीतियां बनाना चाह रही हैं। भारत में भी सरकार कई बार क्रिप्टो पर बयान दे चुकी है, और रिजर्व बैंक ने भी समय समय पर क्रिप्टो के ख़तरों के बारे में आगाह किया है। और आज की चर्चा में भी हमने ये जाना, ये समझा कि क्रिप्टो किसी भी तरीके से आपकी आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसमें आपको लग तो सकता है कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अंत में आप नुकसान में ही रहेंगे। डेटा यही बता रहा है। आज की अर्थनीति में इतना ही। अगले सप्ताह हम किसी और समसामयिक विषय पर चर्चा में हाजिर होंगे। हमारा टॉपिक क्या हो, इसमें आप भी हमें सहयोग कर सकते हैं। आप अर्थनीति को संसद टीवी के YouTube चैनल पर देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और साथ ही आप इकोनॉमी बिजनेस से जुड़े किसी भी विषय के लिए हमें सुझाव दे सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल दोनों मेहमानों सुरभि और अमन का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार दर्शकों।